Hello aspirants. So how are you all? Hope you all enjoying your days at home in this lockdown season. Okay, recognize na, it's me Anisha Sheikh, your teacher, your tutor for English grammar, and this is the learning platform of Braintree Infotech. तो आज जो हम चीज़ स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट टेंस और हिंदी में लिखा हुआ है कल। बिकॉज मैंने आपको शुरू में डिस्कस कर दिया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश का ग्रामर इस्तेमाल करते हुए अपनी ही खुद की लैंग्वेज को, यानी कि मदर टंग हिंदी को, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अच्छा, आज का टॉपिक टेंस है। इसके पहले हम लोग आर्टिकल का टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कंप्लीट आर्टिकल का ए एन इंडेफिनिट पार्ट और आर्टिकल का द यानी कि डेफिनेट पार्ट कंप्लीट तरीके से डिस्कस हो चुका है। ठीक है, आज ग्रामर का सेकेंड पार्ट डिस्कस होगा जिसका नाम है टेंस। थोड़ा सा करने से पहले एक हल्की सी इंट्रोडक्शन आपको टेंस की दे देते हैं। बिफोर दैट एक डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, वो ग्रामर को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से याद करके या आई डोंट नो हाउ मैनेज कर लेते हैं। बट जब भी टेंस का सवाल आता है, टेंस के क्वेश्चन आते हैं, टेंस उन्हें एक्चुअली टेंशन ही दे देता है, बिकॉज नाम ही टेंशन टाइप का है। ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि टेंस मतलब टेंशन और काल मतलब वो मृत्यु एंड ऑल दैट वाला वर्ड। ऑफ कोर्स ये डराने वाले शब्द है। हम जब इसको अपने सेशन में स्टडी करेंगे तो हम टेंस शब्द का इस्तेमाल ना करके हम टाइम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हमें अब डर भी थोड़ा कम लगेगा और आई थिंक समझ भी अच्छे से आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं कि टेंस या टाइम को समझना है तो कैसे। अब देखो, जो टॉपिक आज शुरू हो रहा है किसी के लिए भी नया नहीं है। सारे बच्चे सिंस योर चाइल्डहुड, जब भी आपने अंग्रेज़ी पढ़ना अपने स्कूल में शुरू किया होगा फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 या फिर उससे पहले, अकॉर्डिंग टू योर स्कूल रिक्वायरमेंट्स, आप लोगों ने टेंस का चैप्टर सबसे पहले अंग्रेजी के व्याकरण में पढ़ा होगा। अब टेंस कहो या फिर टिपिकल इंग्लिश वाला वर्ड है या फिर आसान शब्दों में टाइम कहो, सब जानते हैं, सबको पता है। आज तक हम लोग बोलते हैं कि 3 तरह के समय होते हैं, प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर आपका भविष्यकाल। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले तो कि हम जो पढ़ने वाले हैं टाइम के अंदर, इस समय इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। हम स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस को, हम स्टडी करने वाले हैं पास्ट टेंस को और हम स्टडी करने वाले हैं फ्यूचर के ही ऑफकोर्स टेंस को। पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, लेक्चर को कंटिन्यू करूँ, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ क्लैरिफाई करती हूँ आज। सिंस योर चाइल्डहुड एंड ऑफ कोर्स सिंस इवन माय चाइल्डहुड, हम लोगों को जब जिसने भी सिखाया कि टेंस कितने हैं या टाइम कितने हैं, तो हमसे कहा गया कि 3 तरह के टाइम होते हैं। बट जब मैं इनको थोड़ा डिटेल एनालाइज करती हूँ और मेरे को कुछ समझ में आई बात, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम बात करें कि टेंस या समय सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, तो वो गलत नहीं होगा। बिकॉज जो चल रहा है वो वर्तमान, जो बीत गया वो भूतकाल, वही समय होता है। कल जो है भविष्य, यानी कि आपको नहीं पता, क्योंकि उसको तो आपको बनाना पड़ेगा। यानी भविष्य काल को हम एक अगर टेंस या टाइम से निकाल भी देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अगर आपको कोई पूछता है कि टाइम कितने हैं, तो अगर आप कहेंगे 2 प्रेजेंट एंड पास्ट, तो वो भी राइट होगा। बिकॉज भविष्य जैसे कि आप बनाते हो पढ़ाई करके अच्छा अपनी लाइफ बनाओगे, इसी तरह से आपको फ्यूचर, ऑफ कोर्स उसका फ्यूचर तो कहते हैं, उसको भी आपको बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर आपको कोई बात करता है और आप बाय द वे बोलते हैं, किसी को बोलते हुए सुनते हैं, आई मीन किसी को बोलते हुए सुनते हैं कि टाइम 2 तरह के होते हैं, तो वो गलत नहीं बोल रहा होगा। बिकॉज बिल्कुल करेक्ट है, टाइम 2 तरह के ही होते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं इसको, ये सवाल अब आता है कि क्या वजह है कि हमको ग्रामर के अंदर टेंस को पढ़ना पड़ता है। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 हिस्से मैंने डिस्कस किए थे इंट्रोडक्टरी सेशन के अंदर। वेरी फर्स्ट लेक्चर था हमारा वो, वहाँ मैंने बताया था कि एक चीज़ होती है नाउन और एक होती है प्रोनाउन। अब उसी नाउन और प्रोनाउन ने जब कोई काम करना है उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन वो कब काम करता है, वो वर्तमान में काल कर रहा है, वो भूतकाल में काम कर रहा है, या फिर भविष्य को बनाएगा में काम कर रहा है, तो उसको दिखाने के लिए हमको इन टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी आप एक टेंस का चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको कुछ चीज़ें बहुत मैंडेटरी चाहिए होती हैं। आपके टेंस के चैप्टर में टेंस कितने होते हैं वो आएगा, सेंटेंस कितने होते हैं वो आएगा,
उनको इस्तेमाल करने वाला नाउन या प्रोनाउन मतलब कि सब्जेक्ट वो आएगा, और आखिर में वर्ब, बिकॉज उस पे ही काम होगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इन 4 चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं। टेंस जो कि बोर्ड पे लिखा है, इसके बाद सेंटेंस माने वाक्य, उसके बाद वो उनको कौन बोलता है माने खुद करता यानी कि सब्जेक्ट अंग्रेजी में, और आखिर में आएगा वर्ब जो कि आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल के अंदर। टेंस जर्नल सेंस में ऑफ कोर्स 3 ही है, बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप 2 बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। अब आपको पता होगा कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल टेंसेस को आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनके आगे 4 फर्दर हिस्से होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? फर्दर डिवीजन, इनकी ब्रांचेस बोल सकते हैं आप एक किस्म से। तो ब्रांचेस कोई नई नहीं है, सबको पहले से आती है। ठीक है, हम हल्का सा डिटेल हिस्ट्री ले रहे हैं तभी ताकि और क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमारे पास आता है इनडेफिनेट टेंस, यानी कि आप बोल सकते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट, फ्यूचर इनडेफिनेट। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद आपके पास आता है परफेक्ट टेंस, और लास्ट में इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आपको टेंस दिया जाता है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये भी ऑफ कोर्स कुछ नया नहीं है। टेंस का इंट्रोडक्टरी चैप्टर तो बहुत बच्चों को पहले से पता है कि अगर मैं बोलूँगी टेंस हमारे 12 होते हैं तो भी बच्चे बोल जाएंगे कि हाँ होते हैं, बिकॉज ये इन तीनों के 4 पार्ट है और 4 मल्टीप्लाई करके 3 होगा तो 12 का आंसर आपको मिलेगा। इंडेफिनिट माने अनिश्चित काल, ऐसा समय जिसमें काम के होने ना होने की निश्चितता माने क्लियरिटी नहीं है कि वो काम हुआ है कि नहीं है। कॉन्टिन्यूअस टेंस माने कि जिसमें काम निरंतर चल रहा है, जैसे राइट नाउ मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं तो ये काम चल रहा है। परफेक्ट टेंस जिसमें कोई काम हो चुका है, काम के पूर्ण होने की बात पता चलती है। पूर्णता माने फिनिश हो चुका है, जैसे कि वीडियो स्टार्ट हो चुका है, हम टीवी देख चुके हैं, हमने क्लासेस लगा ली हैं, टाइप इस तरह से। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसके अंदर काम की पूर्णता भी दिख रही है, और कॉन्टिन्यूअस इसके अंदर काम की निरंतरता भी दिख रही है। ये एक ऐसा टेंस होता है जहाँ पे काम करंट पीरियड में चलता है, लेकिन आपके पिछले टाइम से वो काम खत्म माने सिर्फ खत्म नहीं, शुरू होता है। माने अभी वर्तमान में ये काम चल रहा है और वो शुरू कब हुआ था? भूतकाल में। जैसे मैं कहूँ कि मैं पिछले 2 दिन से वीडियो बना रही हूँ, माने 2 दिन पहले शुरू किया था, लेकिन आज करंट डे में भी मैं वो काम कर ही रही हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके टेंस। इसके बाद आपको टेंस को करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वो होगा आपका सेंटेंस, यानी कौन कौन से वाक्य होंगे वो समझते हैं। पहले बोर्ड रब कर देते हैं। अब सेंटेंस जो है उनकी क्लासिफिकेशन आप 2 तरह से कर सकते हैं, लेकिन जब हम खास तौर पे टेंस कर रहे होते हैं वहाँ पे हम जो सेंटेंस की क्लासिफिकेशन करते हैं उनको देखते हैं कौन कौन होता है। सेंटेंस आपका हो गया वाक्य, राइट। वाक्य माने वही नाउन और प्रोनाउन जो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको, वो कौन सा वाक्य इस्तेमाल करेंगे इन समय को लेते हुए, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा हो क्या है, तो हो सकता है आपने इसको कुछ इस तरह से असर्टिव करके सुना हो। अगर इसका भी आइडिया नहीं है तो बट ऑफ कोर्स आपने पॉजिटिव सेंटेंस तो सुना ही होगा। हम अपने सेशंस के अंदर हम जब भी रूल बनाएंगे, क्योंकि जब भी टेंस बनते हो टेंस का एक रूल आपको बताऊंगी मैं, हम अपने सेंटेंस में हमेशा पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अब इसकी हिंदी भी करेंगे, जिनको नहीं आती उनको क्लियर हो जाएगा। और वैसे तो आई नो कि 100% बच्चे अगर देख रहे हैं तो में से 90% बच्चों को पहले से आता है क्या होता है, लेकिन बाद में किसी को नहीं आता तो वो आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 5 तरह के सेंटेंस है, मैंने लिखा नहीं, लेट मी राइट फर्स्ट कि आपको 5 तरह के सेंटेंस होंगे। अफर्मेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव, ये एक ही बात हुई। नेगेटिव सेंटेंस नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 3, और नंबर 4 वाला सेंटेंस आप बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटरोगेटिव। आप इसको पॉजिटिव लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि क्यों कर रही हूँ मैं बताती हूँ बाद में। पॉजिटिव
सॉरी गलती हो गई, ठीक कर दूँ, बाय मिस्टेक, वो ऊपर ही था, मैं बताती हूँ। अब जो सेंटेंस आएगा आप इसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आप इस सेंटेंस को जो नंबर 3 पे लिखा है बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटेरोगेटिव। और नंबर 5 आपके पास आता है डबल इंटेरोगेटिव। तो इस तरह के आपके पास हो गए 5 सेंटेंस। मैं आपको आपके लिए उनकी हिंदी कर दूं, जितनों की हिंदी मुझे आती है, सबके नहीं आती, फिर से बता दूं। अफर्मेटिव, असर्टिव और पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, माने ऐसे वाक्य जो बिल्कुल सीधी बात करते हो एक किस्म से, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ऐसे वाक्य जिनके हिंदी के वाक्यों में जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे आपको नहीं शब्द का इस्तेमाल मिलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको क्या, इंट्रोगेट मतलब किसी से सवाल करना, किससे बना है वर्ड, इंटेरोगेट से। जैसे पुलिस क्रिमिनल से इंटरोगेशन कर रही है, पापा बच्चे से इंटरोगेशन कर रहे हैं, तो सवाल कर रहे हैं ना, कुछ पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी आपको हिंदी का वाक्य मिलेगा, उस हिंदी के वाक्य की शुरुआत, हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या वर्ड से हो रही होगी, और इस क्या के लिए आपके पास उन 3 टाइम के हिसाब से मल्टीपल अंग्रेजी है। माने इस एक क्या के लिए आप डू, डज, इज, एम, आर, वर्स, वर, हैज, हैव, डिड या विल, शेल में से किसी भी एक अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हुए इस क्या की अंग्रेजी बनाएंगे। नहीं के लिए भी आपके पास मल्टीपल अंग्रेजी, आपको नॉट तो आएगा ही, लेकिन नॉट के पहले कुछ वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, जैसे कि इज, एम, आर, ऑफ कोर्स, डू, डज, डिड, वर्स, वर, हैज, हैव, हैड और ऑफ कोर्स विल और शेल। आगे आ जाओ, नंबर 4 पे आपके पास लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि सवाल भी कर रहा है और कहीं ना कहीं नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी भी दिखा रहा है। हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हिंदी के वाक्य का हिंट कैसे होगा। हिंदी के वाक्य में आपको शुरुआत में क्या और उसके बाद नहीं वाला शब्द भी मिल रहा होगा। अगेन हिंदी के लिए, हिंदी के जो क्या वर्ड है इसके लिए आपके पास मल्टीपल अंग्रेजी है, डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। यहाँ आ जाओ, ये है डबल इंट्रोगेटिव। अब ये कौन है डबल इंट्रोगेटिव के मतलब, यहाँ पर आपको सवाल तो करेंगे लेकिन 2 तरीके से, 2 राह बना के, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह वाले वर्ड, ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं WH फैमिली वाले वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, वो वाले शब्दों के साथ हम बनाएंगे किसको, डबल इंटरोगेटिव को। तो यहाँ पे हिंदी आपके पास कैसे कैसी आएगी, मैं बोल चुकी, फिर से बोल देती हूँ, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, इस तरह वाले वर्ड आपको जब मिलेंगे हिंदी में तो वो आपको यहाँ मिल सकते हैं। हाँ, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है जहाँ आपको नहीं मिल सकता इन सबके साथ, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके सेंटेंस। रिवाइज करते हैं, 3 टेंसेस डिस्कस किए थे, पॉजिटिव, सॉरी क्या बोल रही हूँ, 3 टेंसेस डिस्कस किए थे मेरे, कौन कौन से, आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट, आपका फ्यूचर। आगे उनके पार्ट बनाए थे हम लोगों ने, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर डिस्कस किया हमने सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस में ये 5 आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद हमें कौन चाहिए, इसके बाद हमको चाहिए इनको कौन बोलेगा, कौन यहाँ पे आएगा जो इन पे एनेक्ट भी करेगा, तो वो कौन है। एनेक्ट करने वाला होता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट आपका नाउन, और तो नाउन ही हो सकता है, ठीक है। लिखते हैं पहले, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पर्सन भी कहते हैं और इसी को इंग्लिश में डॉयर भी कहते हैं, ठीक है जी। ये 3 तरह के वर्ड हमारे पास हैं और हिंदी में इनको हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम इनको कहते हैं कर्ता, ठीक है। अब ये होता कौन है, पहले इसको हल्का डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, जब हम सेंटेंस के रूल डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग ये वाला वर्ड फॉलो करेंगे, इन दोनों वर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे। होता कौन है ये, लेट मी राइट फॉर यू, अ सब्जेक्ट इज बाय whom a work, नहीं आएगा सॉरी, by whom work is done,
तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके द्वारा काम किया जाता है। कौन है सब्जेक्ट? जो काम करता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? सब्जेक्ट। आप सुन रहे हैं तो आप भी कौन है? ऑफ कोर्स सब्जेक्ट। तो जो काम को करता है, कोई भी काम क्या है अभी डिस्कस करेंगे आगे जाकर। ये काम करने वाला कौन हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो नाउन ना होकर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन का। कौन कौन से? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये आपके जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है, उनको डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पर। ठीक है, करते हैं। कैसे हुआ? हमारे पास हिंदी लैंग्वेज कहो में कर्ता या अंग्रेजी लैंग्वेज कहो में सब्जेक्ट 3 ही होते हैं। पहले कौन कौन से लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास आएगा फर्स्ट पर्सन, और मैं थोड़ा सा इसको और डिफाइन कर दूं आपको। फर्स्ट पर्सन में मैं वो सिंपल आई भी करके नहीं बताऊंगी, लिखेंगे तो वही, लेकिन कैसे? सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म पे। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर होता है हमारे पास आई, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई का प्लूरल होता है हमारे पास वी। तो कभी समहाउ ये सवाल माइंड में आ जाए कि आई का प्लूरल क्या है, तो आई का प्लूरल ऑफ कोर्स वी होगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिंगुलर होता है यू और प्लूरल भी होता है यू ही। सेम कैसे है मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ गया ऑफ कोर्स थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर होता है ही, सिंगुलर होता है शी और सिंगुलर होता है इट, टी, और इन तीनों का प्लूरल एक ही होगा और वो है दे, और ये इन तीनों का प्लूरल है। राइट। तो समहाउ बाय द वे सवाल ये भी आ जाता है समहाउ कि आई का प्लूरल कौन था? आप बोलेंगे वी। यू का प्लूरल कौन? तो यू। ही, शी, इट, तीनों का ही प्लूरल कौन हो गया? दे। एंड वाइस वर्सा, माने वी का सिंगुलर आई, तो वी का सिंगुलर ऑलवेज आई होगा। आप कभी नहीं बोलेंगे कि वी का सिंगुलर यू, ही, शी, इट, या इनमें से कोई एक है। ठीक है, यू का सिंगुलर फिर से कौन है? यू। और दे का सिंगुलर कौन है? दे का सिंगुलर है ही, शी, इट में से कोई भी एक, जो यहाँ पे पूछा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी इस तरह के बन जाते हैं। अच्छा, इनकी हिंदी कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में कहते हैं हम प्रथम पुरुष। अच्छा, अभी समझते हैं कि प्रथम पुरुष मतलब कौन। फर्स्ट पर्सन होता कौन है? फर्स्ट पर्सन में लिखे हुए वर्ड आई और वी हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए। अगर मुझे मेरे लिए कोई शब्द इस्तेमाल करना होगा तो ऑफकोर्स मेरा वर्ड इस्तेमाल किया, यानी मैं अपने लिए मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगी। अगर मैं शब्द कोई होगा, हम 2 लोग होंगे, तो मैं हमारे लिए वी यानी कि हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष वो शब्द होते हैं, ये 2 वो शब्द होते हैं जो हम खुद को एड्रेस करने के लिए बोलते हैं। जैसे मैंने वीडियो बनाया, मैंने पढ़ाई की, मैंने गाना गाया, इस तरह से। तो और अगर 2 होंगे तो हमने वीडियो बनाया, हमने गाना गाया, हमने पढ़ाई की। ठीक है, तो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन कौन है? जो अपने लिए खुद के लिए इस्तेमाल होता है, वो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। आई का मतलब हो गया मैं। ऑफ कोर्स आपको आता है, लेकिन मैं फिर भी लिख रही हूँ, मैनेज कर लेना। ठीक है, और वी का मतलब होता है हम, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब कौन? सेकंड पर्सन को आई थिंक हिंदी में कहते हैं, नॉट श्योर एक्चुअली, पर शायद कहते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष आई थिंक यही कहते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष कौन? जो आपके सामने है। जैसे कि आप लोग मेरे सामने है ना, मैं आपको कोई, आप में से कोई एक सिंगुलर यानी कि अकेला होगा तब भी मैं आपको तुम करके पुकारूंगी। आप ज़्यादा होंगे एक से, तब भी मैं आपको तुम करके ही पुकारूंगी। यानी कि जो आपके सामने है, आपके सामने राइट नाउ अवेलेबल है, वो पर्सन के लिए आप तुम या ऑफकोर्स रिस्पेक्टफुली आप करके जब एड्रेस करते हो ना, तो वो चीज़ बन जाती है आपकी क्या? सेकेंड पर्सन। यानी कि यू का मतलब क्या हुआ? तुम, और यू का मतलब अगेन क्या हुआ? तुम। बस डिफरेंस याद रखना कि यू अकेला भी यू तुम पुकारेगा तब भी यू, ज़्यादा होंगे तब भी आपको यू करके ही पुकारना है। हाँ, हिंदी भाषा में बड़े होते हैं तो आप करके पुकारते, छोटे होते तो तुम करके पुकारते, कभी कभी तो और भी कुछ बोल देते हैं। चलिए थर्ड पर्सन पे आ जाइए। थर्ड पर्सन को हिंदी में कहते हैं आई एम नॉट अगेन श्योर, आई थिंक उत्तम पुरुष ही कहते हैं। हाँ, अगर ये गलती हो गई तो प्लीज़ मैं आपको उसके लिए ऑलरेडी पहले से ही सॉरी बोल दूँ। डाउट है मुझे, मेरा हिंदी थोड़ा सा झोल खाता है कभी कभी, बट आई होप ये ठीक ही होगा। चलिए, आपने हिंदी करना भी क्या है वैसे। ठीक है, अच्छा
थर्ड पर्सन कौन, तो बताओ देख लेते हैं। थर्ड पर्सन वो है जो आपके बीच में उपस्थित नहीं है। थर्ड पर्सन, देखो थर्ड पर्सन कोई बाहर है, दूर है, आपसे कहीं और है, माने आप जहाँ भी हैं वहाँ से कहीं हट के है, हो सकता है आपके रूम के बाहर हो, ठीक है। वो पर्सन कौन हुआ आपके लिए, थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में 3 चीज़ें आती हैं, ही, शी और इट। ही का हिंदी होता है वह, और ये किसी मेल यानी मैस्कुलाइन लड़का या पुरुष के लिए अगर वो एक वचन है तो इस्तेमाल किया जाता है। शी का भी मतलब होता है वह, और ये किसी महिला या लड़की के लिए अगर वो एक वचन है तो इस्तेमाल किया जाता है। इट का मतलब होता है यह, और ये किसी न किसी वस्तु यानी कि नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ही और शी लिविंग होंगे ऑफकोर्स, कोई ना कोई पुरुष या कोई ना कोई महिला ऑफकोर्स एक वचन में, और इट का इस्तेमाल आपने किसी वस्तु के लिए करना, जैसे कि इट इज़ अ मार्कर, ये जो मेरे हाथ में है इट इज़ अ मार्कर बिकॉज ये एक वस्तु है। हाँ, अगर ये 2 मेरे पास हो गए तो अब मैं नहीं बोलूँगी इट इज़ अ मार्कर बिकॉज अब ये एक नहीं है, अब ये 2 हो गए हैं, राइट। अब देखो इधर आ जाओ, दे को हिंदी में कहते हैं वे, राइट, वे। अब ये वे किसके लिए, कोई पुरुष ज़्यादा होंगे तब भी आप दे बनाओगे, कोई महिलाएं ज़्यादा होंगी तब भी आप दे बनाओगे, कोई वस्तु एक से ज़्यादा होगी तब भी आप दे का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि दे जो प्लूरल फॉर्म में आता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। लिविंग ये दोनों हो गए, नॉन लिविंग ये हो गया, जैसे कि दे आर बॉयज़, या फिर दे आर गर्ल्स, या फिर दे आर कंप्यूटर्स। ध्यान रखना है, इस तरफ आने वाले नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म पे होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके पास पर्सन, किस किस तरह से, सिंगुलर में आई, यू, ही, शी, इट, प्लूरल में वी, यू, दे। हाँ, आगे जाकर ये आपका आई और वी जब काम करेगा तो यहाँ से उठकर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। कैसे करेगा वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब और कौन चाहिए हमको, देखो टेंस हो गया माने समय आ गया, सेंटेंस हो गया माने वाक्य भी आ गया, उनको बोलने वाला भी आ गया। अब कौन आएगा, अब आएगा आपका वर्ब। देखते हैं वर्ब में कौन है और कैसे होता है और कितने होते हैं। लेट्स चेक कितना आपको ध्यान है अपने स्कूल के पढ़े हुए वर्ब्स के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ब के फॉर्म्स, यानी कि क्रिया के आई थिंक प्रकार ही बोलेंगे मेरे हिसाब से। तो लेट्स चेक, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वर्ब्स फॉर्म। पहले समझ लेते हैं वर्ब होता क्या है। सिंपल भाषा में कहेंगे, मैं पहले बता चुकी हूँ, सिंपल भाषा में वर्ब को आप वर्क से आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे तो काम, और व्याकरण की भाषा में कहेंगे तो क्रिया इसको कहते हैं। वर्ब कौन होता है, वर्ब है द वर्क विच इज डन बाय अ सब्जेक्ट। अभी वर्ब क्या होता है, वर्ब वो काम है जो एक सब्जेक्ट माने कर्ता के द्वारा किया जाता है। एक कर्ता के द्वारा किए जाने वाले काम को हम क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स वर्ब या फिर वर्क पे लिख लिया, यहाँ पे वर्क कहते हैं, ठीक है। जैसे खाना पीना, सोना, हंसना, खेलना, चलना कूदना, उठना बैठना, ये सब क्या है, काम है। कर्ता कौन है, ऑफ कोर्स एक सब्जेक्ट, एक पर्सन ही करता है। तो किसी का नाम हो गया तो किसी नाम की जगह सर्वनाम का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि वर्ब से कितने फॉर्म होते हैं, तो जितना मैं जानती हूँ बच्चों को, बच्चे मैक्सिमम बोलते हैं कि 3 फॉर्म्स होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट किए बगैर लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे डिस्कस करके आपको बताने वाली हूँ वर्ब के 7 फॉर्म्स। कैसे, टेंशन मतलब सरप्राइज होने की जरूरत नहीं कि 7 कहाँ से आ गया, अभी सब कुछ आपके सामने होने वाला है, ठीक है। तो करते हैं एज वेल एज आपने क्या करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके वर्ब के जो मैं नाम मेंशन करूँगी ना ऊपर, वो नाम भी आपने हल्के से दिमाग में याद रखने की कोशिश करना है, बिकॉज नाम एक्चुअली इज इम्पॉर्टेंट, और नाम से किसी को पुकारेंगे तो चीज़ें आसान आपके लिए हो जाएंगी। मैंने आपसे कहा 7 टाइप के वर्ब होते हैं, 7 प्रकार की वर्ब की क्रियाएं। आपकी किताब में 3 लिखी होंगी, किसी किसी किताब में आपने 4 पढ़ ली होंगी, ठीक है। उसके अलावा बाकी मैं आपको आज बताने वाली हूँ कैसे होती है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सरप्राइज नहीं होना है, शॉक भी नहीं लगाना अपने आप को। अभी जस्ट हम करने वाले हैं। देखो मेरी पहली शुरुआत की 3 आई गारंटी सबको आती है, इवन 4th भी सबको आती है। बाकी कहाँ से आ गई 3, अभी डिस्कस करते हैं उनको। सबसे पहले हमारे पास होता है वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। आप लोगों को दिमाग में हमेशा वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म में रहता है। मैं आपको उनके आज नाम बता रही हूँ। बहुत से बच्चों को उनके नाम ऑलरेडी आते होंगे, लेकिन जिसको नहीं आते होंगे उनको आज आ जाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप प्रेजेंट कहते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन होता है बाद में बताती हूँ। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम पास्ट कहते हैं, नाम इसका पास्ट है। आप V2 कहो, पास्ट कहो, बात तो अल्टीमेटली वही पढ़ने वाली है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में ऑफकोर्स आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं उसको। उसके बाद आ जाती है आपके पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसका कि नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। अब आप कहेंगे मैंने तो कहा था कि 7 होती है, लिखी तो मैंने 4 ही है, कैसे हो गया? अभी थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो, पूरा बताने वाली हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 1, 2, 3 और 4 कैसे कैसे देखो, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने कह दिया गो, हमको पता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एवरीवन नोज गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा? वेंट। थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? गॉन। और फोर्थ फॉर्म जहाँ मैंने लिखा है V4, जो कि आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी, जिसको आप V1 ING फॉर्म बोलते हैं। ऑफकोर्स वो भी राइट है, उसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो हिंट ले लेते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ से बनी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनी आपके V1 + ING। V1 कौन? मतलब V1 आपका ये वाला फॉर्म। इसके अंदर आपको क्या जोड़ना है? इसके अंदर आपको जोड़ना है ING। क्या बन जाएगा? गो हमने V1 से लिया और आगे हमने जोड़ दिया ING, ठीक है। अब ध्यान करो, कभी कभी आप लिखते थे, जैसे लिखूं मैं एक एग्जांपल आपके लिए कि सपोज मैं कर दूं, साहिल गोज टू लंदन। ये सेंटेंस है हमारे पास। अब हमने बोला कि सेंटेंस को बनने के लिए, एक वाक्य को बनने के लिए एक चाहिए होता है सब्जेक्ट और एक चाहिए होती है वर्ब। ये हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। जब भी आपको एक वाक्य बनाना, चाहे वो हिंदी भाषा का हो चाहे वो अंग्रेजी भाषा का हो, आपको 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। कौन कौन सी? एक चाहिए कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, कहाँ गया वो लिखा है लास्ट पर, और एक चाहिए वर्ब यानी कि क्रिया। इस सेंटेंस में साहिल जो कि एक नाउन है, वो कौन सा काम कर रहा है? जाने का। आगे की सेंटेंस है नहीं, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि 2 चीज़ें आ गई, सेंटेंस अपना में पूरा हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये साहिल जो था ये नाउन यानी कि मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और गोज जो इसने काम, कौन सा काम किया? जाने का काम किया, ठीक है। जाता है वो, ठीक है। तो ये जाता यानी कि ये कौन हो गया? ये मेरा वर्ब हो गया, और इसकी हिंदी क्या हो गई? जाता। साहिल जाता है कहाँ? लंदन। अब सवाल ये उठता है, आपको मेरी बात का जवाब देना है। जो मैंने गोज जो ये वर्ब यूज़ कर दी ना, ये इन 4 में तो कहीं भी नहीं है, फिर ये कहाँ से आ गई? तो आप बोलेंगे स्कूल का थोड़ा सा मेमोराइज करके, थोड़ा सा रिपीटेशन लेके आओगे और बोलोगे कि हमने पढ़ा था कि जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES लग जाती है। बिल्कुल लग जाती है, बिल्कुल सही याद करेंगे, बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है। लेकिन वो क्यों लग जाती है? कहाँ से लग जाती है? किसने लगाई? होती कौन है? तो नॉर्मली ये जो आपकी S और ES वाली फॉर्म है ना, ये आपकी वर्ब की 5th फॉर्म होती है। और ये कहाँ से आती है? देखो मैं बताती हूँ। प्रेजेंट जो आपकी वर्ब की फॉर्म है, ये प्रेजेंट वर्ब की फॉर्म जो 1 आपने लिखी हुई है, इसके अलावा एक और होती है, और वो क्या है? उसमें आपको वर्ब की 5th फॉर्म बताई जाती है। और ये कौन है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आपको S या ES जोड़ना होता है। तो ये वो है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S और ES, ये एक्चुअली कौन है? ये वर्ब की 5th फॉर्म होती है। कैसे बनी? गो के अंदर हमने बना दिया गोज, ठीक है। अब इसकी हिंदी करते हैं। अब अगर मैं आपको पूछूं ना कि गो की हिंदी क्या है, गोज की हिंदी क्या है, तो एज पर माई पर्सनल नॉलेज, जितना मैंने बच्चों को अब तक गो थ्रू किया, बच्चे बोलेंगे कि इसकी हिंदी होती है जाना। जाना, थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई करते हैं, राइट। हम यहाँ आ जाते हैं फिर से। अगर हम बोले साहिल गोज टू लंदन, और अभी अभी आपने कहा कि गोज की हिंदी तो होती है भाई जाना, या तो फिर गो की भी होती है जाना। लेट मी राइट वन एग्जांपल मोर। सपोज मैं क्या दूं? आई गो टू टेम्पल, ठीक है। चलो मैंने ये कह दिया।
तो अभी भी हमने डिस्कस किया कि गो या गोज दोनों, क्योंकि दोनों ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। गो और गोज जो है दोनों ही प्रेजेंट के ही पार्ट हैं, बस एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। आगे बताऊंगी और क्या सीन है इनके अंदर। अभी आगे अगर हम डिस्कस करें, हाँ ये इसकी हिंदी मत लिखना, सोचना मत, मैं सिर्फ पूछा है आपसे कि इनकी हिंदी क्या होती है। तो जहाँ तक मुझे पता है 90% बच्चा इन दोनों शब्दों की हिंदी जाना बोलेगा। यहाँ आ जाते हैं। अगर हम बोले साहिल गोज टू लंदन, तो हमने लिखा है कि क्या हिंदी है, जाना। अगर हम कहें साहिल गोज टू लंदन, साहिल लंदन जाना है, हिंदी बनेगी साहिल लंदन जाना है, राइट। यहां हम करते हैं आई गो टू लंदन, मैं मंदिर जाना है। डजंट मेक सेंस ना, कोई बात ही नहीं बन रही है। बात क्यों नहीं बन रही है? बात इसलिए नहीं बन रही है बिकॉज हम लोगों ने इसकी हिंदी गलत स्टडी कर ली। एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों की हिंदी क्या होती है, ता, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इट शुड हैव जाता, यहाँ पे होना चाहिए था जाता। दोनों की हिंदी है ये सेम, ऐसा नहीं कि इसकी अलग है उसकी अलग है, नहीं, दोनों की हिंदी सेम है। अब याद करो जाता, याद करो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ेंगे आगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कहा था कि वाक्य के अंत में ता ते ती, वो कहाँ से आया, वो ऑफ कोर्स यहीं से आया। बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जहां पे आप वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ दोनों फॉर्म्स का इस्तेमाल करोगे। आगे आ जाओ, वेंट के ऊपर हिंदी क्या हुई, गया। सिंपल, आप यहाँ पे गया लिख रहे हो, आप उधर भी गया लिखोगे। जैसे कि साहिल लंदन गया, साहिल वेंट टू लंदन। तो क्लियर है, जब इनकी हिंदी कॉमन सेम बनी है तो फिर यहाँ पर हमने जाना क्यों बनाया। तो आज दिमाग में एक चीज़ को बिठा लीजिए कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है और जो फिफ्थ फॉर्म है, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, उनकी हिंदी जाना, खाना, पीना, सोना, रहना, उठना, बैठना नहीं, ये नहीं है। क्या करोगे यहाँ से, जाता, उठता, बैठता, खाता, पीता। हाँ, जर्नल सेंस में किताबों में लिखा होगा तो ना लिखा होगा, गलत नहीं है, लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ, बच्चा उलझ जाता है। कोई सवाल नहीं करता कि भाई हमको तो जाना लिखाया है, तो यहाँ तो हिंदी जाना कहीं नहीं आ रही, फिर जाना कहाँ से आ गया। तो रियल हिंदी क्या हो गई, ता। वो ता ते ती जो हम वाक्य पढ़ाते हैं ना आपको, वो एक्चुअली यहाँ से आता है, ठीक है। गॉन, गॉन यानी कि पास्ट पार्टिसिपल की हिंदी, इसके अंदर जितने भी वर्ब आएंगे इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में जितने भी आप वर्ब यानी क्रिया यानी कि वर्ब को पढ़ेंगे, उनकी हिंदी में चुका वर्ड आपको मिलेगा। चुका, चुकी, चुके। ऑफ कोर्स जेंडर के फॉर्म बाद में करेंगे, लेकिन ये वाला काम कहाँ आएगा, जहाँ पे काम फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। गॉन का हिंदी हो जाएगा जा चुका। अगर मैं कहूँ साहिल गोज टू लंदन, सॉरी साहिल हैज़ गॉन टू लंदन, हैज़, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनके पहले आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या फिर आई हैव गॉन टू टेम्पल, मैं मंदिर जा चुका हूँ। साहिल हैज़ गॉन टू लंदन, साहिल लंदन जा चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में आपने काम को फिनिश कर दिया। यहाँ आ जाओ, गोइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जितने भी वर्ब आगे हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, उन सब की हिंदी में क्या हो जाएगा, रहा, रहा, रहे, रही। आगे है, था, होगा, वो बात की बात है, वो डिपेंड करता है कि प्रेजेंट तो है, पास्ट तो था, फ्यूचर तो होगा। जैसे जा रहा है मतलब साहिल इज गोइंग टू लंदन। तो जब भी आपको अपने वाक्य के अंदर इस्तेमाल करने होंगे पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो आप इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। आपको इन पर्टिकुलर मेन वर्ब्स की, क्योंकि ये मेन मुख्य क्रिया है, इन मेन वर्ब्स को फॉलो करने के लिए इनके पहले लगानी पड़ेगी एक ऑक्सिलरी, चूंकि हम आगे स्टडी करेंगे। तो आई थिंक आपको बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी माइंड में कि हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म की हिंदी जाना वरना होकर जाता, या फिर आगे जो भी आएगा वो होती है। अच्छा जी, 5 तो हो गए ना, 2 बचते। वो 2 कौन है, लेट्स चेक। वो 2 होती हैं आपके पास, मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। हालांकि उनको आप इस्तेमाल करते हो एज अ वर्ब और मैक्सिमम एज अ नाउन, लेकिन लेट मी टेल यू कि होती तो है ना कम से कम। तो आप बोल सकते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपके पास होती है जिरंड फॉर्म। अभी जिरंड कौन है ये भी बहुत बच्चे जानते हैं पहले से ही। और अगर हम बात करें वर्ब की 7th फॉर्म, तो वो आप बोल सकते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, ठीक है। अब ये कौन है,
जिरंड फॉर्म के अंदर जो वर्ब आएगी होगी इनके ऐसी, शक्ल इनके ऐसी, कैसे होगी, यहाँ पे आएगा आपके पास V1 प्लस ING वाला फॉर्म, और यहाँ पे आएगा आपके पास 2 प्लस V1 वाला फॉर्म। इन दोनों टॉपिक्स को आप डिटेल स्टडी करोगे वर्ब के चैप्टर में, यानी कि जो हम बात करेंगे चैप्टर आपका जो वर्ब कब हम पढ़ेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे जिरंड और इंफिनिटिव काम करता है। अच्छा, V1 ING यहाँ भी है, V1 ING यहाँ भी है। अभी देखते हैं क्या होता है, जैसे कि हम कर दें यहाँ पे गोइंग, और यहाँ पे हम कर दें 2 प्लस V1 माने कि टू गो। अब इनकी हिंदी क्या हुई, ठीक है, यहाँ मैंने आपको बोला गोइंग की हिंदी है जा रहा, लेट मी राइट फॉर यू। यहाँ मैंने आपसे बोला यहाँ पे हिंदी है जा रहा, आगे है था होगा बात की बात है, लेकिन यहाँ पर गोइंग की हिंदी जा रहा नहीं होगा, बिकॉज ये वर्ब का जिरंड फॉर्म है। और ध्यान रखना सॉरी, आपका जिरंड और इन्फिनेटिव मैक्सिमम एज अ नाउन माने सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोइंग की हिंदी होगी वही हिंदी जो हम पढ़ के आए हैं पीछे, जाना। जी हाँ बिल्कुल, गोइंग की हिंदी जा रहा नहीं बल्कि गोइंग की हिंदी जा रहा नहीं बल्कि जाना होगी, राइट। इसी तरह से टू गो की हिंदी भी ऑफकोर्स सेम है, जाना, बिल्कुल सेम। अच्छा, अब मैं आपको इसका एग्जांपल समझाती हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आई नो थोड़ा सी दिक्कत आई होगी, यार ये क्या चल रहा है, वहाँ भी गोइंग यहाँ भी गोइंग, तो अलग अलग क्यों हुआ, सब तो बताती हूँ अभी। एक सेकेंड बोर्ड रब कर दूँ एंड देन अभी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं आपको बोलूँ लाफिंग इज गुड मेडिसिन, ठीक है, एक सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस में आपको बोलूं शी इज लाफिंग। मैं जिरंड फॉर्म के एग्जांपल दूंगी, इन्फिनेटिव फॉर्म के एग्जांपल आपको खुद समझ आएंगे। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस के अंदर अगर आप देख रहे हो तो मैंने एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया है लाफिंग, लेकिन दोनों जगह उनकी प्लेसमेंट अलग अलग है। कैसे? एक बार ऑक्सिलरी, इनको बोलते हैं ऑक्सिलरी, आपको पता ही है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। एक बार हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है, कहाँ आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से पहले। और एक बार हेल्पिंग वर्ब यानी कि अगेन ऑक्सिलरी के बाद आ रहा है। अब आपको जिन बच्चों को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का आइडिया है उन्हें पता होगा कि आपके मेन वर्ब के पहले अगर ऑक्सिलरी आती है तो वहाँ पे वो वर्ड वर्किंग एज अ मेन वर्ब। तो यहाँ पे ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है, मुख्य क्रिया का, ठीक है। कहाँ आ रहा है, ऑक्सिलरी के राइट में। ऑक्सिलरी वर्ब के राइट में कोई वर्ड आएगा तो वो हमारा मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब होगी। लेकिन अगर कोई ऑक्सिलरी से पहले के लेफ्ट में आएगा और आईएनजी फॉर्म पे होगा तो ये यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ब हुआ, ऑफ कोर्स ये नाउन है जो कि काम कर रहा है, लेकिन किस चीज़ का, जिरंड फॉर्म का। सेंटेंस की शुरुआत, ध्यान रखना बच्चों, सेंटेंस की शुरुआत ऑक्सिलरी से पहले वाला वर्ड मानेंगे। ऑक्सिलरी से पहले वाला वर्ड या सेंटेंस की शुरुआत हमेशा एक सब्जेक्ट से होती है, और सब्जेक्ट सिर्फ दो होते हैं, या तो एक नाउन या तो एक प्रोनाउन। तीसरा सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता। तो जो भी वर्ड आपके ऑक्सिलरी के लेफ्ट में लिखा होगा, ऑक्सिलरी के लेफ्ट में, वो वर्ड बाय एनी मीन किसी भी तरीके से घूम फिर के कहीं ना कहीं संज्ञा का रूप ले लेता है, ठीक है। आगे समझेंगे इस चीज़ को भी। अब हिंदी करते हैं पहले। शी इज लाफिंग, वह जो है हंस रही है। तो यहाँ पे हिंदी क्या हुई, हंस रही, ठीक है, हंस रही। अब अगर मैं सेम हिंदी कर दूं यहाँ पर भी लाफिंग की, कि हंस रही है अच्छी दवा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हंस रही अच्छी दवा तो कोई सेंस नहीं बनी, बिकॉज हमने पढ़ा जिरंड फॉर्म जो कि होती है V1 ING, उसका हिंदी में ना का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हंसना अच्छी दवा है। तो यहाँ पे हिंदी आप क्या कर दोगे, हंसना अच्छी दवा है। ध्यान रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वर्ब के 7 पार्ट्स, पहला प्रेजेंट जिसके 2 पार्ट होते हैं V1 और V5, इसको भी करेंगे डिफाइन आगे जाके। और
सेकंड, देन फिर पास्ट, इसको हम V2 बोलते हैं। सेकंड, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि ING फॉर्म लेता है। सिक्स्थ, फॉर्म 5 हो चुके हैं ना। सिक्स्थ जिरंड फॉर्म, अगेन V1 ING और, लेकिन इसकी हिंदी में जाना, खाना, पीना, हंसना, रूठना, बोलना, ये सब आएगा। एंड देन इन्फिनेटिव, जिसको हम 2+V1 कहते हैं। ठीक है जी, तो लेक्चर आज के लिए कंप्लीट। बाकी हम लोग कल शुरू करेंगे टेंस के रिगार्डिंग रूल बना के कैसे कन्वर्जन होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।